हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का पाठ 9 शासक और इतिवृत्त, विशेषकर मुगल शासन काल के समय। इस महत्वपूर्ण चैप्टर के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देख लिए, जैसे मुगल पीरियड में शासक और सम्राट कौन से थे, इतिवृत्तों की रचना कैसे होती थी, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से मुगल काल में चित्रकारी की स्थिति। आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं, और वो टॉपिक है अकबरनामा और बादशाहनामा। इस टॉपिक की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मुगल पीरियड में इतिवृत्तों की रचना यानी इतिहास की रचना की बात की जा रही है। पांडुलिपियों की बात हुई, चित्रकारी की बात हुई, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हम प्रीवियस चैप्टर में भी देख चुके हैं। पर इस टॉपिक को एक शॉर्ट फॉर्म में और इतिवृत्तों से जोड़ते हुए बहुत शॉर्ट में समझ के इसके कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और सारे पॉइंट्स को समझेंगे। बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस इंपॉर्टेंट सेशन में, और इसके पहले के टॉपिक्स जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा आपको निःशुल्क दी जाती है। ये बात आपको सबको बतानी है, और यहां पर 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे कोई फीस या पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, या एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, सारी की सारा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, निःशुल्क रूप से कवर किया जाएगा। और आपको क्या चाहिए, इस बात को बिल्कुल सबको पहुंचाइए, सब तक शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस निःशुल्क शिक्षा का लाभ लें। पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। तो इसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक, और समझते हैं थोड़ा सा अकबरनामा और बादशाहनामा। अब देखिए, इतिवृत्त की रचना का मतलब ये है, जो ये आप देख रहे हैं शासक और इतिवृत्त, मैंने पहले भी टॉपिक में कंफ्यूजन आपको दूर की थी। इसका मतलब था इतिहास की रचना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिकल्स, यानी क्रोनोलॉजी के साथ कब क्या क्या हो रहा है। तो जितने भी शासक मुगल काल में हुए, ज्यादातर शासकों ने अपने शासन व्यवस्था और अपने से पहले के इतिहास को दरबारी इतिहासकारों के द्वारा लिखवाया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोर्ट हिस्टोरियंस। कोर्ट हिस्टोरियंस यानी दरबारी इतिहासकार। दरबारी इतिहासकार मतलब ऐसा इतिहासकार जो दरबार के पैसे, सरकारी कह लीजिए, सरकारी इतिहासकार, जिसको दरबार पैसा देगा, जिसको दरबार संरक्षण देगा, जिसको दरबार आगे बढ़ाएगा। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लिखेगा भी वो चीज जो दरबार के फेवर में हो, जो राजा के, सम्राट के फेवर में हो। ये सारी चीजें देखी भी गई। अब वैसे तो जहांगीरनामा, हुमायूंनामा, सारी चीजें देखी गई, पातशाहनामा से बादशाहनामा आया, लेकिन आज हम इस महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं को देखेंगे, अकबरनामा और बादशाहनामा को, जो एक इतिवृत्त के नाम से या आप कह सकते हैं इतिहास के क्रॉनिकल्स का एक उदाहरण दिखाई पड़ता है। अब अकबरनामा की अगर मैं बात करूं तो अकबरनामा की चर्चा मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी की थी, और उसमें हमने देखा था, विशेष रूप से अगर अकबरनामा की आप चर्चा करें तो उसमें 1-2 पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? वैसे तो हम पॉइंट्स में देखेंगे, पर बुलेट पॉइंट्स में हम यही समझ लेते हैं ताकि आपको साथ साथ चीजें समझ में आ जाए। अकबरनामा को लिखा था किसने, जल्दी बताइए? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने, याद है ना, भूलना नहीं है, अबुल फजल। अब ये अबुल फजल कौन था? ये था दरबारी इतिहासकार अकबर का, दरबारी इतिहासकार, ठीक। इसके अलावा ये सलाहकार भी था अकबर का, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, ये अकबरनामा लिखा किस में गया? तो ये लिखा गया फारसी में। ये 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। फारसी में लिखा गया, और जाहिर सी बात, अकबरनामा है तो अकबर के शासन प्रशासन और उसी से संबंधित चीजें थी। अब इस अकबरनामा में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अकबरनामा को सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, इस अकबरनामा को 3 जिल्दों में बनाया गया था। 3 जिल्द, या इसको भाग कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से वो 3 जिल्द थे? 1, 2, 3। अब इस 3 जिल्द में जो पहला और दूसरा था वो था ऐतिहासिक वर्णन। ऐतिहासिक वर्णन, ठीक है। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें इसमें थी। इसमें गुलबदन बेगम ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मदद की थी, ठीक है। अकबर और अकबर से पहले का पूरा इतिहास इसमें डाला गया। और तीसरे भाग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आई, और वो थी क्या? वो थी आईने अकबरी। आईन ए
अकबरी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आईने अकबरी, आ गई बात समझ में। तो प्रथम 2 भाग में ऐतिहासिक वर्णन, तीसरे में आईने अकबरी। अब ये आईने अकबरी भी 5 भागों में थी, जिसमें 3 भाग में प्रशासन और फिर 1 भागों में अकबर के अमूल्य वचन, सारी चीजें लिखी गई, वो एक अलग बात है। आईने अकबरी को मैंने डिटेल में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया है। तो ये आपको अकबरनामा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या है? ये एक इतिवृत्त है, यानी इतिहास का एक कह सकते हैं कि वर्णन है, इतिवृत्त है। ठीक है, इसकी चित्रकारी भी की गई, ये पांडुलिपि में रखी गई। अबुल फजल ने इसको लिखा था। इतनी जानकारी भी अगर आप ध्यान रखें तो आपको चीजें लिखने में, आंसर राइटिंग में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब पॉइंट्स देख लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अच्छा ये आप ध्यान रखिएगा कि मुगल काल में जो राजा का या सम्राट का इतिहास था वही दरबार का इतिहास माना जाता था, या दरबार का इतिहास राजा का इतिहास माना जाता था। ठीक है, क्योंकि सम्राट से ही सब कुछ था। तो अकबरनामा का महत्वपूर्ण चित्रित इतिहासों में प्रमुख स्थान है। सबसे बड़ी बात ये चित्रित इतिहास भी था, मतलब इसका चित्रकारी हमने पढ़ा था ना भाई, प्रीवियस मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो ये क्या था, ये पांडुलिपि के रूप में ओरिजिनली लिखे जाते थे। फिर पांडुलिपियों का निर्माण कैसे पूरा होता था, तो एक पहला उसमें सुलेखक आता था। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, देख लीजिए, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है। ये सुलेखक आता था, उसको सुंदर राइटिंग में नकल करके लिखता था। फिर इसमें कोफ्तगार आता था, तो कोफ्तगार क्या करता था, पन्नों को चमकाता था, सजाता था। तीसरा आता था चित्रकार, जिसकी चर्चा हो रही थी। ये चित्रकार क्या करता था, जो कुछ भी लिखा गया है उसका चित्र बना देता था। मान लीजिए राजा गए हैं शिकार पे, तो राजा का शिकार करते हुए चित्र बना देगा। तो ये चित्रकार और सुलेखक, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। और चौथा आता था जिल्दसाज, जो इन सभी चीजों को सबको अरेंज करके और ठीक से लगाता था, जिल्दसाज। ठीक है, तो ये 4 चीजें महत्वपूर्ण होती थी। तो इसी क्रम में जो अकबरनामा है, ये भी चित्रित इतिहासों का एक बहुत अच्छा वर्णन है। ठीक है ना, ये 4 पार्ट आप ध्यान रखेंगे, सुलेखक, कोफ्तगार, चित्रकार और जिल्दसाज। अकबरनामा की पांडुलिपि में लगभग 150 पूरे अथवा दोहरे पन्नों पर चित्रांकन किया गया है। अकबरनामा क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। यहां पर इतिवृत्ति और एक तरह से आप कह सकते हैं पांडुलिपि मेकिंग के तौर पर अकबरनामा को देखा जा रहा है। अबुल फजल ने लिखा, सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बता दी। 150 पूरे अथवा दोहरे पन्नों पर लिखा गया है। इस चित्रांकन में मुख्य रूप से लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबार, इन सभी दृश्यों और विषयों का चित्रण किया गया है। ठीक बात है, चलिए आगे देखते हैं। अकबरनामा की रचना अकबर के दरबारी इतिहास अबुल फजल ने की थी। वह अरबी और फारसी का अच्छा ज्ञाता था और यूनानी दर्शन और सूफीवाद का भी पर्याप्त ज्ञाता था। अब देखिए, जो सूफीवाद है ना, ये सूफीवाद मैंने आपको भक्ति परंपरा में भी बताया था, चैप्टर में 7th में हमने चर्चा किया था। सूफीज्म में जाहिर सी बात है धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को मिला के चलने की बात थी। और क्योंकि ये अकबर का सलाहकार था, तो इस चीज को अकबर को भी वो समझाता था और अकबर की नीति में दिखाई पड़ता था। अपने स्वतंत्र चिंतन और प्रभावी वाणी के माध्यम से उसने तत्कालीन दकियानूसी उलेमा के विचारों को खुलकर विरोध किया था, अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल की बहुमुखी प्रतिभा से प्रभावित होकर मुगल शासक अकबर ने उसे अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया और मुगल दरबार इतिहास के रूप में अबुल फजल ने अकबरनामा का लेखन 1589 में शुरू किया था और 1589 से 1602 तक 13 वर्षों तक ये चलता रहा। 5 बार इसमें संशोधन भी किए, सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये अकबरनामा संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अबुल फजल ने इस ग्रंथ में जो इतिहास लिखा है वह समकालीन घटनाओं के वास्तविक विवरण, यानी उस समय का जो घटना हुआ उसके विवरण, शासकीय दस्तावेज, कई सारे ऐसे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है जिससे उसको जानकारी मिली, और जानकार व्यक्तियों से भी उसने मौखिक प्रमाण के रूप में जानकारी हासिल की। जैसे गुलबदन बेगम थी, तो उससे काफी पूछ के लिखा हुआ है, क्योंकि अकबरनामा में 2 चीजें हैं, एक इतिहास की बात है और एक प्रशासन की बात है। तो प्रशासन तो मान लीजिए उसी समय चल रहा था, ऐतिहासिक चीजें पुराने लोगों के बारे में जान के पता की है। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा 3 भागों या 3 जिल्दों में विभक्त है, मैंने अभी आपको बताया। तो इस ग्रंथ के पहले 2 भाग में ऐतिहासिक दास्तान और तीसरा भाग आईने अकबरी है। तो ये जो प्रथम 2 भाग है ऐतिहासिक वर्णन या ये ऐतिहासिक दास्तान है। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या है, आईने अकबरी है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा का लेखन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी किया गया है। यानी जो भी घटनाएं हुई हैं उसको राजनीतिक दृष्टि से भी दिखाया गया है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी दिखाया गया है। और इस अकबरनामा में उसने सामाजिक, ठीक है, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक लगभग सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। ठीक है ना,
भौगोलिक यानी कहां कहां तक साम्राज्य फैला है, इसके साथ साथ दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल, ठीक है, इन सारी चीजों पर उसने प्रकाश डाला है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स है, आप इसको लिख के हेडिंग बनाकर भी एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो अकबरनामा पर बहुत डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी, प्रीवियस चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी। ठीक है जी, चलिए अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और हाँ इसमें प्रशासनिक भी बिंदु एक ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ आप प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को भी उसने लिखा है। तो उसने क्या किया है, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण दिया है। यहां यह तथ्य भी इनका इंपॉर्टेंट है कि अकबरनामा के तीसरे भाग यानी आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य का प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न आबादी वाले एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में किया गया, जहां हिंदू, जैन, बौद्ध और मुसलमान रहा करते थे। यानी अगर आप सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो आईने अकबरी में बताया गया है कि कैसे अलग अलग धर्म को मानने वाले एक मिश्रित जनसंख्या के रूप में लोग रह रहे हैं और सबको वहां पर क्या है, समान अधिकार, सबको बोलने का अधिकार है। क्योंकि अकबर की दो नीतियां में क्या थी, सुलह कुल, सुलह ए कुल चर्चा हुई थी इसकी फर्स्ट पॉइंट में ही, और एक दीने इलाही, दीन ए इलाही, ईश्वर का धर्म। ये दो चीजें थी, ये धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सहिष्णुता से संबंधित थी, इसकी चर्चा भी हमने की थी। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने दिखाया कि कैसे एक मिश्रित संस्कृति साथ में रह रही है, कैसे सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं। तो ये अकबरनामा से संबंधित एक इंफॉर्मेशन था। अब थोड़ा सा बादशाहनामा को भी देख लेते हैं। तो बादशाहनामा का भी महत्वपूर्ण चित्रित इतिहासों में स्थान है। बादशाहनामा की पांडुलिपि में भी लगभग 150 पूरे अथवा दोहरे पन्नों का चित्रांकन किया गया है। इस चित्रांकन में मुख्य रूप से लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य, ये सारी चीजों का चित्रण करके पूरा इतिवृत्त तैयार किया गया है। बादशाहनामा की रचना अबुल फजल का एक शिष्य था, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक, अब्दुल हमीद लाहौरी, इसने मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में की थी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं। अकबरनामा किससे संबंधित है, अकबर। किसने लिखी, अबुल फजल। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, और बादशाहनामा किससे रिलेटेड है, शाहजहां। किसने लिखी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें मेंटेन है। बादशाहनामा भी अकबरनामा की भांति एक सरकारी इतिहास है। और लगभग इसमें भी क्या हुआ ना कि अकबरनामा को कॉपी करने की कोशिश की गई। 3 जिल्दों में बांटा गया है, 2 में इतिहास, 1 में बादशाह से और उसके संबंध से सारा प्रशासनिक बिंदु है, उस पर चर्चा की गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्रवर्षों का ब्यौरा दिया गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने इसकी पहली और दूसरी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासन के पहले के 2 दशक यानी 1627 और 47 तक के काल का विवरण दिया है। यानी 2 पार्टों में क्या है, ऐतिहासिक वर्णन या ऐतिहासिक दास्तान है, जैसा कि अकबरनामा में देखा गया था। ठीक है, और बाकी चीजें अपनी जगह पर है। तो ये क्या था, अकबरनामा और बादशाहनामा से संबंधित एक शॉर्ट डिस्कशन, शॉर्ट इंफॉर्मेशन था। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। दोनों इतिवृत्त या इतिहास की रचना में एक महत्वपूर्ण बिंदु देखे गए थे और दोनों पांडुलिपियां चित्रित थी, ये महत्वपूर्ण बात है। अब्दुल हमीद लाहौरी और अबुल फजल, ये 2 नाम आप ध्यान रखेंगे। बाकी अकबरनामा को और डिटेल में हमने प्रीवियस चैप्टर में तो देखा ही हुआ है। तो आई होप कि ये डाउट आपको समझ में आएंगे। कोई कमेंट बॉक्स में अगर आपको परेशानी है या कोई डाउट या समस्या है या अगर आपको समझ में भी आ गया है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिए। एक बात आप ध्यान रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क मिलती है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क मिलती है। आप हमारी वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन, हमारी यूट्यूब कहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं आपको बाई नाउ यानी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई कूपन कोड नहीं चाहिए, 100% निःशुल्क है। कोई इंडिया में जो आपको सारा का सारा सिलेबस 100% निःशुल्क दे, कभी पैसे की डिमांड नहीं।
हाँ, सारी जानकारियों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया यानी यूट्यूब से तो आप पढ़ ही रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको सारे कोर्सेज की अपडेट मिल जाए और आप इसमें से कोई भी टॉप कोर्सेज फ्री में बिल्कुल, चाहे आप आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, नीट, आईआईटी जेईई, एनटीएससी, सीबीएसई, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, कुछ भी आप पढ़ना चाहें, आपको हिंदी इंग्लिश सभी माध्यम में बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जल्द से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि निःशुल्क शिक्षा की जो ये प्रयास है ये और आगे बढ़े और आप भी इसमें क्या कर सकें, हवन में आहुति दे सके, यानी निःशुल्क शिक्षा को बढ़ा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और आप कहीं से पढ़ेंगे 100% मुफ्त है। आपको बस एक काम करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और वीडियोस आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।